नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज की खास खबर में बात करेंगे चाइना के बारे में। दरअसल चाइना की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। हमने तो चाइना का पूरा एक सेगमेंट बना रखा है जहां पर किस तरीके से उसकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, उनके पास पैसा नहीं बचा है। चाइना की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रांड। 2021 के अंदर इसने 340 बिलियन डॉलर के लोन के ऊपर डिफॉल्ट किया था। 2022 के अंदर इसने क्लेम किया था कि 6.5 लाख करोड़ रुपए का इसको नुकसान हुआ है। अब 17 अगस्त 2023 को इसने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया जहां पर इसने यूएस के अंदर बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। इन सारी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, साथ में सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइंस के बारे में। देश दुनिया में क्या नया और क्या पुराना घटा है। हमारी सबसे पहले हेडलाइन निकल कर आ रही है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली में 14 साल की लड़की के साथ में बार बार रेप के मामले में उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पीड़िता आरोपी को मामा कहती थी। उन्होंने बताया कि आरोपी और उसकी पत्नी पीड़िता के लोकल गार्जियन थे। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोपी को सस्पेंड करने की बात कही है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है, उसको पैनिक अटैक आने लगे हैं। तब लड़की की मां लड़की को अस्पताल लेकर गई, जहां काउंसलिंग के दौरान लड़की ने सारी बातें खोलकर बता दी। कलसी ने आगे बताया कि डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पीड़िता को अबॉर्शन पिल दी और लड़की का अबॉर्शन भी करवाया। वाइफ पर भी आरोप है और हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने आगे बताया कि लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट लेकर गई है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। कलसी ने बताया कि वारदात के बाद लड़की तनाव में है और उसे पैनिक अटैक आते हैं। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है सीवीसी से। दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साल 2022 के दौरान सरकारी विभागों में खिलाई भ्रष्टाचार की शिकायतों का लेखा जोखा है। इस सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के कर्मचारियों के खिलाफ आई है। ऐसी शिकायत के मामले में दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये कहा गया है कि 2022 में केंद्र सरकार के सभी विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल मिलाकर 1,15,203 शिकायतें आई है। इनमें से 85,437 का निपटारा कर दिया गया है और 29,766 अभी पेंडिंग है। इसमें गृह मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के खिलाफ कुल 46,643 शिकायतें और रेलवे के 10,510 और बैंकों के 8,129 शिकायतें मिली है। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करेंगे, वो निकल कर आ रही है यूपी से। दरअसल समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। वकील की बेश में आए आकाश सैनी नाम के एक शख्स ने यह जूता स्वामी प्रसाद पर फेंका था। मौके पर मौजूद सपा और मौर्य समर्थकों ने हमलावर को तो पकड़ लिया और उसकी जमकर बाद में पिटाई की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोग आरोपी शख्स को लात, घुसों और बेल्टों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं आपको बता दें, रामचरित्र मानस के खिलाफ बयान देने के बाद विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसी साल फरवरी में काली शाही फेंकी गई थी। वाराणसी के सोनभद्र जाने के दौरान रास्ते में स्वामी प्रसाद के कथित स्वागत में कुछ लोग फूल माला लेकर खड़े थे। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा तो फूल माला देकर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां रुके और माला को लेकर खड़े हो गए। इतने में ही एक शख्स ने उनके ऊपर शाही फेंक दी और काले झंडे भी दिखाए। वहीं आज की आखिरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है इंडियन फॉरेन ट्रेड से। दरअसल थिंक एंड जीटीआरआई की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का एक्सपोर्ट व्यापार 2023 में जनवरी जून के बीच में बढ़कर 800 अरब डॉलर हो चुका है। वैश्विक मांग में कमजोरी के बीच भारत के विदेशी व्यापार में बढ़त की वजह सर्विस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब बात करते हैं आज की खास खबर के बारे में। दरअसल चाइना के बारे में हम कई बार अपनी रिपोर्टें देते हैं, आपको उसके बारे में न्यूज सुनाते हैं, लेकिन चाइना से जो खबरें लगातार निकल कर आ रही है वो उसकी वैश्विक मंदी को दिखाता है कि किस तरीके से चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगातार डाउनफॉल के अंदर है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि चाइना की इकोनॉमी डाउन है तो इंडिया के लिए तो अच्छा ही होगा। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर चाइना की इकोनॉमी 8.5% की रफ्तार से गिरती गई, डाउन होती गई, तो इंडिया के अंदर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया हर साल तकरीबन 200 बिलियन डॉलर तक का गुड्स है जो इंपोर्ट करता है चाइना से। अगर चाइना की हालत खराब हुई तो इंडिया में आने वाले गुड्स की सप्लाई भी रुक जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। दरअसल चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसकी हालत लगातार दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब ये खराब होना शुरू हुई थी 2016 से। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि जो चाइना का ये जो रियल एस्टेट का जो बबल है वो जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन इसको टूटने में थोड़ा टाइम लग गया। 2020 के अंदर ये टूटना शुरू हुआ और कोविड के बाद तो इसकी हालत ही खराब हो गई। कई सारे फ्लैट बनके तैयार पड़े हैं, कोई उनको लेने वाला नहीं है। लगातार लोगों की इनकम घटती जा रही है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, इंपोर्ट भी कम होता जा रहा है,
जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट में जो लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उसके ऊपर वो ब्याज नहीं दे पा रहे, उन फ्लैट की किस्त नहीं दे पा रहे, और न ही जो कंपनियां फ्लैट बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, वो लोगों को फ्लैट अवेलेबल करवा रही है। आप सपोज कीजिए आपने किसी खाली बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट लिया 60 लाख रुपए के अंदर, आपने उसका पैसा देना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके 40 लाख रुपए आपने दे दिए। आपको ग्रांट किया गया था कि 2022 के अंदर आपको फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलता है। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी आपको फ्लैट नहीं मिलता तो आप उसकी किस्तें देने बंद कर दोगे। बस यही हुआ है चाइना की मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स के साथ में, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हुई है। एवरग्रांड की बात करें तो 17 अगस्त 2023 यानी आज से 4-5 दिन पहले एवरग्रांड ने यूएस के न्यूयॉर्क के एक कोर्ट के अंदर बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। अब उसके अंदर बैंकरप्सी का फाइल होता है आर्टिकल 15, उसके तहत ये पूरा मामला दर्ज है, जिसमें कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अब ये इन्वॉल्व कैसे है इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर तकरीबन 340 बिलियन डॉलर यानी मोटा मोटी 25 लाख करोड़ रुपए का लोन था। एक चीज समझिए, पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो खुद 300 बिलियन डॉलर की है, और यहाँ पर 340 बिलियन डॉलर सिर्फ एक कंपनी के ऊपर लोन है। उसके बाद में 2023 में एवरग्रांड ने ये क्लेम किया था कि उसके ऊपर 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसे 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। वही सेल्स की बात करें तो पाकिस्तान की सेल्स लगातार डाउन होती जा रही है। कितने डाउन हो रही है जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल उनकी जो सेल्स है फ्लैट्स की वो 26.8% के हिसाब से डाउन है 2022 में, और 2023 की बात करूं तो वो 30% के आसपास पहुंच चुकी है। अब ये नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है उसका 32% के आसपास जो उसका पूरा जीडीपी है वो पूरा सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट से ही आता है। अगर उसी के अंदर ही 30% का हमें डाउन देखने को मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है कि चाइना की इकोनॉमी आने वाले टाइम में इतनी जल्दी से ग्रो नहीं होगी। वहीं बात करें तो ये एक सिमिलर केस है यूएसए के सब प्राइम क्राइसिस से। अब सब प्राइम क्राइसिस आपको नहीं पता तो बता दूं, ये हुआ था 2008 से लेकर 2012 के बीच में। उस टाइम पे तकरीबन $2 ट्रिलियन फाइनेंशियल लॉस हुआ था। $2 ट्रिलियन का लॉस हुआ था सिर्फ 2008 के अंदर। 28 मिलियन जॉब चली गई थी, यानी 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जो नौकरी है वो चली गई थी, और उसके बाद में 500 बैंक है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए थे। ये होता है सबसे बड़ा हालत खराब जब आपका कोई भी रियल एस्टेट मार्केट गिर डाउन होता है या फिर गिरता है। जब 2008 में अमेरिका का ये बबल टूटा तो उसके बाद में उनकी भी हालत खराब हो गई, और अब लगता है चाइना की भी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। दरअसल चाइना के अंदर कई सारी ऐसी सिटीज़ है जो कि गोस्ट टाउन बुलाने लगी है अभी। गोस्ट टाउन का मतलब ये होता है कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी कर दी आसपास में, लेकिन ना तो उसमें कोई रहने वाला है ना उनको कोई खरीदने वाला है। अब ये अरबों खरबों युआन का जो उसमें इन्वेस्टमेंट था वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आगे बात करें तो उनकी एक सबसे बड़ी मामला निकल कर सामने आया अभी हाल का, जहाँ पर जेंगशू हुआंग ग्रुप, इसको सिर्फ एक युआन के अंदर, जेंगशू जो कि एक चाइना के अंदर स्टेट है, उन्होंने खरीदा था सिर्फ $1 के अंदर पूरी पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ई स्टेट कंपनी को, सिर्फ एक युआन के अंदर। सबसे बड़ी सोचने की बात है। उसके बात करें तो सिटी ग्रुप ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि जो चाइना का पूरा डेट है, जो इंटरनल डेट की बात करें, वो 108 ट्रिलियन युआन के आसपास है। अब इसके अंदर ये जो लोन का अमाउंट है वो भी शामिल है। दरअसल चाइना के जो 19 स्टेट है उनके ऊपर इस तरीके से लोन चढ़ चुका है कि वो अपना जो ब्याज है उसकी किस्तें भी नहीं दे पा रहे हैं। ये हालत खराब होती जाएगी आने वाले टाइम में, और ज़्यादा ऐसा एस्टिमेट किया गया है। लेकिन आगे बात करें तो 2019 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग हुई थी, जहां पर उन्होंने एक डाटा जारी किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि 8.5% अगर चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन होती है, जो कि हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि चाइना की जो टोटल इकोनॉमी है वो अभी आसपास में 2 से 3% के हिसाब से ग्रो करेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर चाइना की इकोनॉमी 8.5% का अगर डिक्लाइन आएगा तो यूएस की जो जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर 3.25%, यानी चाइना की इकोनॉमी गिरने के साथ साथ में यूएस की जो इकोनॉमी है और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी के अंदर भी 3.5% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर इंडिया जैसी कंट्रीज की बात करें तो तकरीबन ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है उसमें 6% की कमी आने को मिलेगी, क्योंकि हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है चाइना के साथ में। अगर चाइना की हालत ख़राब हुई तो हमारी भी हालत ख़राब होगी। कहने का मतलब वही है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। चाइना की ऐसी बढ़ती हुई हालत ख़राब के पीछे इंडिया को तो नुकसान देखना पड़ेगा ही। अगर इस मामले में कुछ और अपडेट आएंगे तो आपको TV 12/24 पर देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए TV 12/24। जय हिंद, जय भारत।